नमस्कार दोस्तों, लाइफ के बारे में कुछ बड़े सवाल। पहला सवाल, लाइफ का मीनिंग क्या है? दूसरा सवाल, लाइफ का पर्पस क्या है? तीसरा सवाल, लाइफ का वर्थ क्या है? चौथा सवाल, क्यों कुछ लोग अपनी ही लाइफ खुद ही खत्म कर देते हैं? क्यों कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं? इन क्वेश्चंस के बारे में मैं तो सोचता ही रहता हूं एंड आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसके मन में ये क्वेश्चन कभी ना आया हो। हालांकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे पास इन क्वेश्चंस का टू द पॉइंट करेक्ट आंसर नहीं है, पर इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स मुझे मिले सोसाइटी से, दोस्तों से, अपने फैमिली से, भाई बहनों से, वो आंसर्स काफी वैरिड थे, काफी सब्जेक्टिव थे। उन लोगों के प्रेजेंट कंडीशन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एजुकेशनल एंड जॉब बैकग्राउंड, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहे थे वो आंसर्स। और साथ ही साथ वो आंसर्स काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवीज, वीडियोस, बुक्स, फिलोसोफर्स, पोएट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतने सारे इन्फ्लुएंसेस के बीच में मैंने अपने खुद के इन्फ्लुएंस को सर्वोपरि मानते हुए आई ट्राइड डिकोडिंग दीज क्वेश्चंस, एंड मेरा इन्फ्लुएंस है साइंटिफिक इन्फ्लुएंस। तो मैंने महसूस किया कि लाइफ का मीनिंग समझने के लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए समझना कि लाइफ दुनिया में कैसे आया, हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एंड हाउ लाइफ इवॉल्व्ड। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि मेरी और आपकी कहानी क्या है और ये कहानी कितनी पुरानी है एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहानी शुरू होता है आज से 450 करोड़ साल पहले, जब अर्थ जस्ट बना था। हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि बिग बैंग हुआ और उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स बना, मैटर बना, उसके बाद धीरे धीरे सोलर सिस्टम बना उसके किसी कोने में, एंड ये पूरा डिस्क्रिप्शन आई बटन पे दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में या प्लेलिस्ट में भी आपको बिग बैंग वाला वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को बाद में जरूर चेक करिएगा अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो 450 करोड़ साल पहले, ठीक जिस तरह एक बच्चा नंगा जन्म लेता है, उसी तरह हमारा अर्थ भी जब बहुत यंग था, करोड़ों सालों के लिए वो नग्न अवस्था में था। व्हाट आई मीन इज, हमारे अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था उसे स्पेस के ठंड से बचाने के लिए और सूरज के इंटेंस रेडिएशन से बचाने के लिए। सूरज के नेब्यूला से निकले हुए हाइड्रोजन और हीलियम को कभी कभार अर्थ अपने वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में पकड़ भी लेता तो वो भी सोलर विंड्स के कारण उड़ जाता था। अब सोलर विंड्स क्या होते हैं? सोलर विंड इज नॉट जस्ट कोई हवा का झोंका। सोलर विंड उत्पन्न होते हैं सूरज से, एंड दीज आर विंड्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, और ये इतने विशालकाय होते हैं कि ये चुटकियों में किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को उड़ा सकते हैं। तो अर्थ को तो बचपन से ही पता चल गया था कि अगर सूरज के तेज के सामने एग्जिस्ट करना है, अडिग खड़ा रहना है, तो ढाल तो उठाना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ ने सबसे पहले उठाया अपना ढाल। अर्थ जैसे जैसे ठंडा हो रहा था, जो आयरन और निकल था अर्थ के अंदर, बीइंग हेवियर एलिमेंट्स, वो अर्थ के सेंटर के तरफ डिपॉजिट होने लगे, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो अर्थ के क्रस्ट में डिपॉजिट होने लगे। तो ऐसे बना हमारा इनर कोर जो कि सॉलिड आयरन का बना हुआ है, उसके बाहर बना आउटर कोर, और उसके बाहर बना मैंटल लिक्विड मोल्टन रॉक्स है, एंड सबसे ऊपर एक बहुत ही पतली सी परत बनी जिसको हम अर्थ्स क्रस्ट कहते हैं। अब हमारा कोर जो था वो बहुत ही गर्म था और जो क्रस्ट था वो काफी ठंडा था। तो जब भी एक हॉट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लिक्विड आता है, जो कि इस केस में हमारा मैंटल था, तो उसमें सेटअप होते हैं कन्वेक्शन करंट्स। हॉट लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर जाता है और जो कोल्ड लिक्विड है वो नीचे की ओर जाता है। तो ये जो कन्वेक्शन करंट सेटअप हुए हमारे मैंटल में, इनमें काफी सारे चार्ज पार्टिकल्स भी घूम रहे थे। और आपने अगर बेसिक फिजिक्स पढ़ा है 12th ग्रेड का, तो आपको पता होगा कि चार्ज पार्टिकल्स जब घूमते हैं तो उनसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से बना अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड, और यही मैग्नेटिक फील्ड था हमारे अर्थ का ढाल। क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सोलर विंड्स हमारे तरफ आ रहे थे सूरज से, उन सोलर विंड से अर्थ अपने आप को बचा पा रहा था। अब ढाल बनने के बाद हमारे अर्थ को महसूस हुआ कि अब कपड़ा पहन लेते हैं। बस क्या था, वही जो पतली सी परत थी जिसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, वैसे ही वो बहुत अनस्टेबल था, और उसके अंदर से होने लगे लाखों वॉल्केनिक इरप्शंस। इन वॉल्केनिक इरप्शंस से जो गैसेस निकले बाहर, मेनली इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस निकलने लगे। और इन गैसेस को हमारा अर्थ अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने आसपास जमा करने लगा। अब क्योंकि सोलर विंड से हमारा अर्थ अपने आप को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने लगा था, तो ये धीरे धीरे करोड़ों सालों में एटमॉस्फेयर बन गया हमारे अर्थ का।
अब इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एक प्रॉब्लम था। इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, और ऑक्सीजन का ही एक और दूसरा फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ओजोन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं था तो हमारे पास ओजोन लेयर भी नहीं था। तो सूरज का इंटेंस रेडिएशन अर्थ के सरफेस में पूरी तरह से आ रहा था। अब इसी बीच अर्थ पे बहुत सारे मेटियोर्स एंड कॉमेट्स आके टकराते रहे। अब मेटियोर्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट सम रॉक्स जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसे ही काफी मेटियोर्स में पानी फ्रोजन फॉर्म में था, यानी कि आइस के फॉर्म में। अब क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर बन चुका था, तो जब भी ये मेटियोर्स हमारे एटमॉस्फेयर से पास करते थे तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से ये जो बर्फ जमा हुआ रहता था मेटियोर्स पे, ये पिघल जाता था ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन। अब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा। तो ऐसे उल्काओं के साथ, मेटियोर्स के साथ, कॉमेट्स के साथ हमारे अर्थ में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ, और जल ही जीवन है, ये तो हमको पता ही है। तो ये जो पानी था, हमारे प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था उस वक्त, वाटर वेपर के फॉर्म में था, स्टीम के फॉर्म में था। अब धीरे धीरे जैसे अर्थ ठंडा होता रहा, ये पानी जो है ये कंडेंस होके जमा होने लगे अर्थ के निचले हिस्सों पर। तो ऐसे बने हमारे बड़े बड़े महासागर। अब इन महासागरों में बड़े बड़े वेव्स होते थे, जिससे कि जो पत्थर है हमारे अर्थ क्रस्ट के, वो इरोड होने लगे। तो इस इरोशन के प्रोसेस से जो सॉइल बना, और इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से भी बहुत विशालकाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बने। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का एवरेज जो डेप्थ होता है वो करीब करीब 200 मीटर बिलो द सी लेवल होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक फायदा होने लगा कि जो सूरज का इंटेंस रेडिएशन था वो इतने डेप्थ तक नहीं पहुंच पाता था, और क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पानी के नीचे थे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम था। इसी दौरान जब महासागर बन रहे थे तो काफी सारे वॉल्केनिक इरप्शंस जो थे वो अर्थ के निचले हिस्से में भी थे। तो वो जो वॉल्केनिक इरप्शंस है वो अंडर वाटर वॉल्केनोज बन गए, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में समंदर का पानी घुसता तो था, बट नीचे लावा के साथ जब पानी कांटेक्ट में आता था वो स्टीम बन जाता था, और वो स्टीम फिर बबल बन के वापस निकल जाता था। तो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स से बहुत सारा स्टीम और गैस कंटिन्यूअसली निकलता रहता था करोड़ों सालों के लिए। कभी कभार किसी हाइड्रोथर्मल वेंट से ज्यादा लावा निकल जाए तो वो फिर आइलैंड भी बन जाते थे। तो ऐसे ही किसी वॉल्केनिक आइलैंड के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फेट्स रिएक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर काफी ज्यादा हुआ करता था तो केमिकल रिएक्शंस भी ज्यादा हुए करते थे। ऐसे रिएक्शंस पूरे अर्थ के सरफेस में हो रहे थे डिफरेंट केमिकल्स के अंदर। तो उस वॉल्केनिक आइलैंड में जो वॉल्केनो से जो गैसेस निकलते हैं उनमें बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं। अब कहीं पे भी गैस में अगर बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स है तो वहां पे लाइटनिंग होती है। तो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो रिएक्शंस हो रहे थे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में, ऐसे ही किसी रिएक्शन पे बिजली कड़की। तो इस बिजली के कड़कने से एक जादू सा हुआ। पहली बार ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो अपने ही जैसे और मॉलिक्यूल्स बना सकते थे यूजिंग सराउंडिंग एटम्स। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेशन, अपने ही जैसे और बनाना। और सेल्फ रेप्लिकेशन ही था लाइफ का पहला साइन, जिसको हम आज के डेट में रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता था एमिनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और प्रोटीन तो आपको पता ही है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन तो रहता ही है। हमारा सेल पूरा का पूरा प्रोटीन से ही बना है। तो ऐसे ही एमिनो एसिड्स रिएक्ट कर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बना ही रहे थे, और उन्हीं में से एक अनोखा प्रोटीन बना जिसको हम कहते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन RNA मॉलिक्यूल्स का एक खासियत था, इनमें केमिकल्स के फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। जैसे एक पेन ड्राइव में इमेजेस, वीडियोस, डॉक फाइल्स, बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वैसे ही इन RNA मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। इस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है जेनेटिक कोड। इस जेनेटिक कोड में अनगिनत इंसर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, एक्सचेंज, म्यूटेशन के वजह से ही इस दुनिया में इतने भिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो ऐसे बने हमारे जीन्स। अब पेन ड्राइव को जैसे हमें सुरक्षित रखना पड़ता है, एक बैग के अंदर रखना पड़ता है, उसी तरह से RNA को भी एक बैग की जरूरत थी। तो यहाँ पे कुदरत ने महसूस किया कि एक तरह का केमिकल होता है लिपिड्स, लिपिड से वो बैग बनाया जा सकता है। तो ऐसे बना RNA के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस RNA और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है प्रोटोसेल्स। इन प्रोटोसेल्स के अंदर मौजूद RNA धीरे धीरे हाइड्रोथर्मल वेंट से अपना एनर्जी लेते हुए लाखों करोड़ों सालों में DNA में इवॉल्व हुआ। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसी के साथ DNA धीरे धीरे अपने चारों तरफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने लगा उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? दीज आर जस्ट लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस,
to maintain its body structure and to respond to environmental changes. तो ये डीएनए और उसके द्वारा किया गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन, इन सब से इवॉल्व हुआ लूका, जिसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक कोड हम सब के अंदर, चाहे आप इंसान बोलो, बंदर, पंछियां, हाथी, घोड़े, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, केकड़े, बैक्टीरिया, अमीबा, पेड़, पौधे, फंगस, मशरूम, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो ये जो लूका था, ये अर्थ के प्रिमिटिव हार्श एनवायरनमेंट में अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपने जेनेटिक कोड को म्यूटेट किया, इसने मॉडिफाई किया। इससे बना आर्केबैक्टीरिया। ये आर्केबैक्टीरिया बहुत ही सूटेबल थे अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करवाने के लिए, और ये ज्यादातर अपना एनर्जी जो था वो हाइड्रोथर्मल वेंट से निकला हुआ सल्फर को कंज्यूम करके डिराइव करते थे। तो इसलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये केमिकल से अपना एनर्जी डिराइव करते थे। तो आर्केबैक्टीरिया हो गए आपके फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। फिर आज से करीब 240 करोड़ साल पहले आर्केबैक्टीरिया से आए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें की हिंदी में काई कहा जाता है, या फिर आपने स्कूल में साइंस में भी पढ़ा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है इनको। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक बहुत ही अनोखा प्रॉपर्टी डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सूरज के रोशनी से अपना खाना बना सकते थे, और ऑब्वियसली क्योंकि लैंड पे अभी भी टेम्परेचर्स काफी ज्यादा थे, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये पानी में महासागरों के नीचे ही इवॉल्व होने लगे। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो इन साइनोबैक्टीरिया ने एक बहुत बड़ा जादू कर दिया अर्थ पे। ये जब सूरज से अपना खाना बनाते थे तब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे, और इस तरह से धीरे धीरे करोड़ों सालों में हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने लगा। इस इवेंट को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। अब इन करोड़ों सालों में जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा, वैसे वैसे बहुत सारे बदलाव आए अर्थ के एटमॉस्फेयर में। पहला बदलाव, ऑक्सीजन से ही बनता है ओजोन, जो कि होता है O3, और इस ओजोन गैस का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचा सकता है। तो अब सूरज के इंटेंस रेडिएशन से, जिस कारण लैंड पे लाइफ इवॉल्व नहीं हो पा रहा था, उन इंटेंस रेडिएशन को भी ओजोन ने रोक दिया। जी हाँ, ये वही ओजोन है जिसमें हमने पिछले कुछ दशकों में बड़ा सा ओजोन होल बना दिया है, छेद कर दिया है। उप्स। सेकंड जो चेंज आया, इतना ऑक्सीजन इवॉल्व होने के कारण धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा कंज्यूम होने लगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो धीरे धीरे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा था वो कम होने लगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में एक प्रॉपर्टी होता है टू ट्रैप द हीट ऑफ द सन। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगा, तो जो हीट ट्रैप हो जाता था कार्बन डाइऑक्साइड में वो भी कम होने लगा, और इस तरह से अर्थ और ठंडा हो गया। तीसरा बड़ा इफेक्ट, अब क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो चुका था और सूरज का इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कम हो चुका था, लाइफ वाज रेडी टू जंप आउट ऑफ द ओशंस। और इसी ऑक्सीजन के कारण एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिजम्स में। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सिंपल है, जैसे गेमिंग लैपटॉप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक उसी तरह जो एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और वो एनर्जी आ रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगा तभी एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। तो अगली बार कभी काई देखो तो छी मत बोलना, क्योंकि अगर काई नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होता, और अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम नहीं होते। एक तरह से कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया या फिर काई हम सब का पूर्वज है। तो कहानी में और आगे बढ़ते हैं, तो ये आर्केबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि दे आर बॉडीज विदाउट अ ब्रेन। ये बात नेचर को बहुत जल्द रियलाइज हो गया। तो इसी बीच हुआ ये कि किसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के गहराइयों में एक बड़े प्रोकैरियोट ने एक छोटे से साइनोबैक्टीरिया को खा लिया। अब साइनोबैक्टीरिया भले ही साइज में छोटा था, बट उसने बड़े प्रोकैरियोट के अंदर जाके एक डील किया। छोटे साइनोबैक्टीरिया ने बड़े प्रोकैरियोट के बॉडी के अंदर जाके बड़े से बोला कि भाई बड़े देख, तू मुझे खा तो लिया है, अब मैं बाहर नहीं जा सकता, बट मुझे प्लीज यार डाइजेस्ट मत कर जा। तो बड़े ने पूछा, क्यों भाई, डाइजेस्ट करने के लिए तो खाया है, तुझसे ही तो मुझे एनर्जी मिलेगा। तो छोटे साइनोबैक्टीरिया ने कहा कि चल एक डील करते हैं, मैं तुझे फ्री में खाना बना के दूंगा यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड जस्ट सनलाइट। बड़े को डील बहुत पसंद आया कि यार फ्री में जिंदगी भर खाना मिलेगा, वो भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर यूज करके।
ये तो बहुत ही अच्छा डील है, सर्वाइवल का आधा टेंशन ही खत्म। तो बड़े ने बोला ठीक है छोटे, मैं तेरे को डाइजेस्ट नहीं करूंगा, बट तू मुझे खाना बना के देते रहे और बाकी तू मेरे अंदर रह, मैं तेरे को सुरक्षित रखूंगा बाहर के एनवायरनमेंट से। इस चीज को साइंटिस्ट कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और दोनों सिम्बायोसिस में रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। तो इस बड़े और छोटे के सेटिंग से बना पहला यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल्स और ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। इन अर्ली यूकैरियोट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट था, माइटोकॉन्ड्रिया था और सेल न्यूक्लियस भी था। क्लोरोप्लास्ट से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते थे, माइटोकॉन्ड्रिया में उसी खाने को ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी रिलीज करते थे और उस एनर्जी से अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पावर देते थे और इन सब चीजों को कंट्रोल करता था न्यूक्लियस। ये यूकैरियोटिक सेल्स और भी ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हुए करते थे। तो इन यूकैरियोटिक सेल्स को हम एक तरह से कह सकते हैं दे आर बॉडीज विथ ब्रेन, क्योंकि अब इनके अंदर न्यूक्लियस भी था। अब होता क्या था कि इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा कभी कभार आरएनए डीएनए बाहर एस्केप कर जाता था और ये जो भगोड़े डीएनए और आरएनए होते थे ये किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाता था। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। और कहा यह भी जाता है शायद इन भगोड़े जीन्स से ही अर्थ का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एंड डेडली चीज इवॉल्व किया, जिन्हें हम कहते हैं वायरस। वायरसेस ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, इनके पास बस ये भगोड़ा जेनेटिक मटेरियल रहता है एंड इस जेनेटिक मटेरियल को यूज करके वायरसेस दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के उनके सेल्स को हाईजैक कर लेता है। तो बेसिकली वायरसेस आर लाइक टेररिस्ट्स, जिनके पास ना ही कमर्शियल प्लेन लाइसेंस है, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो प्लेन खरीद सके, बट वो अंडर डिस्गाइज किसी प्लेन के अंदर घुस के उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लाइफ ने सेकंड गियर लगा लिया था। एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा था अब, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन आ चुका था, टेम्परेचर्स भी काफी कम हो गए थे और सेल आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो इन यूकैरियोट्स में सबसे पहले इवॉल्व हुए प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स में एक ही सेल होता है और ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। यह जीव आज भी हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया में फैले हुए हैं, अरबों खरबों की संख्या में। तालाब के एक बूंद पानी से लेके बड़े से बड़े महासागरों तक, मरियाना ट्रेंच के गहराइयों से लेके हिमालय के चोटियों तक, अंटार्कटिक के -90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से लेके डेथ वैली के 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, आपके मुंह से लेके मस्तिष्क तक, आपके त्वचा से लेके आपके लंग्स और इंटेस्टाइन्स तक, हर एनवायरनमेंट में इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का राज चल रहा है। पर ऑब्वियसली हम इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। तो इन्हीं प्रोटिस्ट्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बनाकर रहने लगे, एक साथ इकट्ठे होकर रहने लगे। अब इकट्ठे होकर पड़े रहने से तो दुनिया का भला होने से रहा, तो इन्होंने सोचा कि कुछ तूफानी करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं। तो इसी तरह बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल्स के कॉलोनी में रहने से कई सारे फायदे थे। कॉलोनी में रहने से सिक्योरिटी और सेफ्टी ज्यादा हुआ करता था इन सेल्स का, बड़े प्रेडेटर से अपने आप को बचा पाते थे ये सेल्स, और खाना खोजना या अपने आप को डिफेंड करना या फिर अपने जैसे और ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पैदा करना, ये सारे काम इन कॉलोनी में रहने वाले सेल्स के बीच में बढ़ जाता था। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इससे इन कॉलोनीज का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। हर सेल का एक स्पेसिफिक काम होता है, बस वो काम करो और सो जाओ। हर सेल को हर जगह माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही कॉलोनी में सेल्स काम करते करते आपस में कम्युनिकेट करना भी सीख गए, जिसे कहते हैं सेल सिग्नलिंग। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा था आरएनए एंड डीएनए के जो जेनेटिक कोड्स है उनका कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन से। कंटिन्यूअसली कोई बैठा बैठा इन जेनेटिक कोड्स को एडिट करता जा रहा है, मुझे पता नहीं कौन। तो धीरे धीरे इन मल्टी सेलुलर कॉलोनीज से बने कुछ एल्गी। अब नेचर को ये पता चल चुका था कि ये जेनेटिक कोडिंग जितना ज्यादा डिफरेंट होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि वो लाइफ फॉर्म अर्थ के सरफेस पे दूर दूर तक डिफरेंट कंडीशंस में फैल पाए और सरवाइव कर पाए और अडेप्ट कर पाए। तो सर्वाइवल और अडेप्टेशन, यही दो फोर्सेस हैं जिनके कारण जेनेटिक कोड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते, इवॉल्व होते रहते हैं। और जेनेटिक कोड को चेंज करने का नेचर ने एक बहुत ही नायाब तरीका बनाया, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली बार प्री कैम्ब्रियन एरा में रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल के सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, जिनसे कि उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है, उनके डीएनए में बहुत सारे रिकॉम्बिनेशंस होते हैं एंड एक नया वेरिएशन बनता है जीन्स का। और इसी चीज से हुआ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन आज से करीब 55 से 60 करोड़ साल पहले हुआ, जिसमें कि बहुत जल्दी जेनेटिक
कोडिंग अपग्रेड होने लगा, चेंज होने लगा और लाखों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के इवॉल्व होने लगे। तो अब कह सकते हैं कि इसी दौरान जीवन ने अपना नृत्य शुरू किया हमारे पृथ्वी पर, एंड इसी नृत्य से डाइवर्सिफिकेशन की आग पूरे पृथ्वी पर फैल गई। फिर ये कॉलोनी में रहने वाले सेल्स आपस में इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होने लगे, अब ये सेल्स इंडिविजुअली सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे बना पहला पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब स्पंजेस। ये सागर के गहराइयों में इवॉल्व किए और ये एक ही जगह में फिक्स्ड होते थे और इनका कोई बॉडी पार्ट अगर कट भी जाए तो वो दोबारा ग्रो कर जाता था, पर इनके शेप कुछ टेढ़े मेढ़े से होते थे। तो नेचर को ये चेंज करने का मन किया। तो नेचर ने जो नेक्स्ट इवोल्यूशन किया उसमें ऑर्गेनिजम्स को बाइलैटरल सिमेट्री दिया, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म का लेफ्ट और राइट पार्ट सिमेट्रिकल होता है एंड साथ ही उनको घूमने फिरने की काबिलियत भी नेचर ने दिया। तो स्पंजेस के बाद धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुआ और बने जेलीफिशेस, सी एनिमोन्स एंड कोरल्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स में एक नर्व नेट इवॉल्व हुआ और साथ ही इवॉल्व हुआ जहरीले टेंटैकल्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर शिकार करने के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स का कोई बॉडी पार्ट अगर टूट के अलग हो जाए तो उस टूटे हुए पार्ट से भी एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन। अब क्योंकि दुनिया काफी हद तक नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका था तो इन्हीं रेड एल्गी वगैरह में से कुछ प्लांट्स लैंड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सागर किनारे जो पत्थर वगैरह होते हैं उन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इनको हम कहते हैं मॉसेस। इनमें ना ही पत्ते होते हैं ना ही जड़ होता है, बट दीज आर वन ऑफ द फ्यू वेरी एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि समंदर से निकल के लैंड पे आने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसी तरह करोड़ों सालों में कुछ फ्लैट वर्म्स बने एंड अर्थ वर्म्स बने। इनमें बाइलैटरल सिमेट्री तो होता ही था, जिसमें कि लेफ्ट और राइट सिमेट्रिकल होता है। साथ ही साथ इनमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व कर रहा था, जिससे कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। इनको प्लैटीहेल्मिन्थस एंड एनालिड्स के नाम से क्लासिफाई किया जाता है। और जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। पर ये जीव बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड होते थे, बहुत ही आसानी से इनको कुचला जा सकता था। तो कुदरत ने थोड़ा अपना प्लान चेंज किया। कुदरत ने सोचा कि इन सॉफ्ट बॉडीज को बचाने के लिए एक कवच देना पड़ेगा। तो इन ऑर्गेनिजम्स को मिला एक नया कवच। इस कवच को कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। इन कवचों के कारण ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को बड़े प्रेडेटर्स से बचा पा रहे थे और इसी के साथ नेचर ने इनको मुड़ने वाले पैर दिए, जिनके कारण ये बहुत तेज भाग भी सकते थे। ऐसे जीवों को आर्थ्रोपॉड्स के नाम से क्लासिफाई किया जाता है बायो में। आर्थ्रोपॉड्स के एग्जाम्पल्स हैं सभी प्रकार के इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज, हनीबीज, मक्खियां, चींटियां, स्पाइडर्स, केकड़े, बिच्छू, कनखजूरे, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अपने आप को बचा भी पाते थे क्योंकि इनके पास एक हार्ड एक्सोस्केलेटन था, कवच था, और ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह भाग भी सकते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सब हो रहा था आज से करीब 50 करोड़ साल पहले। आर्थ्रोपॉड्स की अपनी एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी, जिसमें से कुछ आर्थ्रोपॉड्स तो इंसान से भी बहुत बड़े और तेज होते थे। तो अब नेचर को फील होने लगा कि हर नवजात ऑर्गेनिज्म के लिए एक माँ जैसी कैरेक्टर की जरूरत है जो उसे बचा के रखे। तो इन्हीं आर्थ्रोपॉड्स के अंदर पहली बार स्पर्म सेल एंड ओवम सेल फीमेल बॉडी के अंदर एक दूसरे को फर्टिलाइज किए और फीमेल बॉडी के अंदर ही वो धीरे धीरे डेवलप करके अंडों के फॉर्म में ग्रो करने लगे। और आर्थ्रोपॉड्स ही पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो अंडे देने में सक्षम थे। एंड ऑब्वियसली बिकॉज अंडा फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप करता था तो जो फीमेल ऑर्गेनिज्म थी वो और ज्यादा प्रोटेक्टिव होती थी अपने बच्चों को लेके। पर अब कुदरत को महसूस हुआ कि स्पीड के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो नेचर अपने दिए हुए कवच को हटाकर मस्कुलर बॉडी पार्ट्स इवॉल्व करने लगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मोलस्क्स। इनके एग्जांपल्स है स्क्विड्स, ऑक्टोपसेस, स्नेल्स वगैरह वगैरह। इनमें मसल्स होते हैं फॉर फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल मूवमेंट। एक ऑक्टोपस कितने छोटे जगह में घुस सकता है और कैमोफ्लेज करके अपने आप को बचा सकता है, इस चीज को देखने के लिए आप नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है उसे जरूर देखें। डॉक्यूमेंट्री का नाम है माय ऑक्टोपस टीचर। इस डॉक्यूमेंट्री को थोड़ा धैर्य से देखना होगा आपको, क्योंकि इसमें बॉलीवुड वाला मसाला तो नहीं मिलेगा, बट नेचर का एक बहुत ही प्यारा सा रूप झलकेगा एंड एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल के बीच में एक अद्भुत सा प्यार दिखेगा और पूरे जीवन के काल चक्र का एक झलक भी मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य से देखिएगा इस डॉक्यूमेंट्री को। खैर, मोलस्क के साथ ही धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे एकिनोडर्म्स, जैसे कि स्टारफिशेस, सी अर्चिन्स, सी क्यूकम्बर्स एटसेट्रा। इनके शरीर में कैल्शियम बेस्ड कांटे होते थे सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिंदगी में एक बार 50,000 का स्मार्टफोन ना खरीद के अंडमान और लक्षद्वीप में उसी पैसे को खर्च करके आप ओपन वाटर एंड एडवांस्ड ओपन वाटर डाइविंग कोर्सेज कर सकते हैं।
इसमें आपको करीब 9 से 10 डाइव्स करने को मिलेंगे एंड ये एक प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ध्यान रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्कवर स्कूबा। डिस्कवर स्कूबा कुछ खास नहीं होता है, बस एक बार आपको नीचे ले जाएगा, एक सेल्फी खींच के ऊपर लेके आ जाएगा। दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। अगर आपको समंदर के नीचे लाइफ फॉर्म्स देखने हैं, वैरायटी देखना है, तो आप ओपन वाटर डाइविंग कोर्स एंड एडवांस्ड ओपन वाटर डाइविंग कोर्स जरूर करें। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। समंदर की गहराइयों में ना नेचर के सबसे अजीबो गरीब जादू छिपे हुए हैं। मतलब नेचर गॉन मैड विद कलर्स, टेक्सचर्स एंड शेप्स। एक एलियन वर्ल्ड में उड़ने वाली फीलिंग आती है जब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हो। मैं आई बटन पे मेरा ही बनाया हुआ एक वीडियो लिंक कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखें, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। पर यकीन मानिए, उधर गोता लगा के खुद अपने आंखों से देखना, उस चीज को फील करना और यूट्यूब में वीडियो देखने में जमीन आसमान फर्क है। खैर, वापस आते हैं हमारे कहानी पे। अब कुदरत को महसूस हुआ कि साइज, स्पीड, पॉइजन, कांटे, पैर और पंखों से ज्यादा जरूरी है दिमाग और ताकत। तो अब नेचर ने बनाना शुरू किया नर्वस टिश्यू, और साथ ही इस नाजुक से नर्वस टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने जो स्केलेटन सिस्टम था, पहले वो एक्सोस्केलेटन था, मतलब कि शरीर के बाहर, अब उस स्केलेटन सिस्टम को शरीर के अंदर डाल दिया नेचर ने, मांसपेशियों के बीच में। तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड बना, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बैकबोन बना, मतलब यानी कि रीढ़ की हड्डी। ऐसे जीवों को कहा जाता था वर्टिब्रेट्स। इन जीवों में सबसे पहले बने मछलियां। इन मछलियों में कुछ की हड्डियां काफी सॉफ्ट होती थी, कार्टिलेजिनस होती थी। कार्टिलेज मतलब जैसे हमारे कान का हड्डी काफी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, तो ऐसे मछलियों को नाम दिया गया कार्टिलेजिनस फिशेस, जैसे कि शार्क, मैंटा रे वगैरह। और कुछ मछलियों की हड्डी हार्ड होती थी, तो इनको कहा गया बोनी फिशेस, जैसे कि रोहू, कतला वगैरह वगैरह। इन मछलियों के बॉडी के बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाता था, जो कि एक बैकबोन में प्रोटेक्टेड था। इनके पास रीढ़ की हड्डी होती थी एंड इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को फ्लो करवाने के लिए हार्ट भी होता था। इसी वक्त प्लांट किंगडम में कुछ छोटे पेड़ जैसे कि फर्न्स इवॉल्व हो रहे थे जमीन में ग्रो करने के लिए। इन प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम टिश्यू डेवलप हुआ और खाना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यू डेवलप हुआ, तो इनको वास्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। इसी वक्त अर्थ क्रस्ट पे भी काफी उथल पुथल हो रहा था। सुपर कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, फिर टूट रहे थे। तो ऐसे ही एक सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता है पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट। अब सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है? जब पूरे पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ एक जगह में जुड़े हुए रहते हैं, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इस उथल पुथल में कहीं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ समंदर में समा जा रहे थे और कहीं पे सागर तल को चीरते हुए नए पहाड़ निकल रहे थे। तो इसी दौरान हमारे भारत का जो एरिया है वो अंटार्कटिक के साथ जुड़ा हुआ था। जब पैंजिया टूट के सारे कॉन्टिनेंट्स अर्थ के सरफेस पे इधर उधर बिखर रहे थे, तो हमारा भारत भी अंटार्कटिका से टूट के अलग हो रहा था। इस लैंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो, आज का केरला वाला पार्ट उस वक्त अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों के नीचे दबा हुआ था। तो इसी तरह इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अर्थ के मैंटल के ऊपर फ्लोट करता हुआ आके टकराया यूरेशियन प्लेट से। तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में एक प्राचीन सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस। जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराने वाले थे, तो टेथिस सागर का जो सागर तल था, उस सागर तल में दोनों तरफ से प्रेशर लगा और प्रेशर के कारण वो सागर तल इतने गहराइयों से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा और ऐसे बने हमारे हिमालय, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वतमाला। अच्छा, इसी बीच आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ साइंस को पता कैसे चला? क्या ये कोई काल्पनिक कहानी है? जी नहीं, ये सब कुछ फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है साइंटिस्ट्स को, स्पेसिफिकली पेलियोंटोलॉजिस्ट्स को। हिमालय के चोटियों पर 8000 मीटर के ऊंचाइयों पर मरीन ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल मिला है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि मछलियां उड़ उड़ के हिमालय की चोटियों तक पहुंच गए, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मछलियां टेथिस सागर के सूखने के कारण मर के समंदर तल पे समा गए थे, उन मछलियों का हड्डी जब सागर तल हिमालय बने तो हिमालय के चोटियों तक पहुंच गया। तो ये पूरा प्रोसेस करोड़ों सालों में धीरे धीरे हो रहा था। हिमालय एक दिन में नहीं बना। तो जब ये सागर तल उठ रहा था, उस वक्त टेथिस महासागर का पानी इधर उधर फ्लो कर रहा था निचले हिस्सों तक। तो कुछ मछलियां शैलो वाटर में फंस गई, जिन गड्ढों में पानी जमा हुआ था। तो जैसे जैसे इन गड्ढों का पानी सूखता रहा और जमीन ऊपर चढ़ता रहा, कई मछलियां कीचड़ में फंसकर दम तोड़ने लगी। पर सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन की ताकत देखिए, कुछ मछलियां अपने ही फिन्स को यूज करके कीचड़ में मूव करने लगी और गिल्स के बजाय मछलियों के पास लंग्स इवॉल्व करने लगा, जिससे कि वो हवा में सांस ले सके। तो पहली बार जानवर धरती पे 4 पैरों
पे चलने लगा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेट्रापॉड्स कहा जाता है और यही मछलियां धीरे धीरे इवॉल्व हुई एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस मतलब वो जीव जो पानी में और लैंड पे दोनों जगह रह सकते हैं। ये एम्फीबियंस बड़े मछलियों से बचने के लिए पानी के बाहर निकल जाते थे और जब कोई खतरा ना हो आसपास तो ये वापस पानी के अंदर चले जाते थे। ये जब पानी के अंदर रहते थे तो अपने त्वचा से सांस लेते थे और जब ये पानी के बाहर जाते थे तो इनके पास लंग्स तो था ही। इन एम्फीबियंस के एग्जांपल्स हैं मेंढक, टोड्स, सैलमेंडर्स। इन्हीं एम्फीबियंस में पहली बार वोकल कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ, यानी कि ये आवाज निकाल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। पर एक मुश्किल था इनके जीवन में, इनको अंडे देने के लिए पानी के अंदर ही जाना पड़ता था और तभी बड़ी मछलियां इनका शिकार कर लेती थी। और जैसे जैसे पानी सूखता जा रहा था इनको अंडे देने में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। अब एम्फीबियंस को इवॉल्व एंड अडेप्ट तो होना ही था, तो वो धीरे धीरे पानी से दूर जाने के लिए अपने आप को अडेप्ट करने लगे और ऐसे बने रेप्टाइल्स। इनका स्किन पानी को बचाने के लिए काफी खुरदुरा सा, ड्राई सा और स्केल्ड होता था। इनके पास शिकार करने के लिए बहुत शार्प विजन हुआ करता था और दांत और नाखून भी हुए करते थे। अच्छा, क्योंकि इनको पानी से दूर जाना था तो इनके अंडों में भी इवोल्यूशन हुआ। पहले जो एम्फीबियंस के अंडे हुए करते थे उनमें कोई हार्ड शेल नहीं हुआ करता था, वो सॉफ्ट अंडे थे क्योंकि एम्फीबियंस पानी में ही अंडे देते थे। बट क्योंकि रेप्टाइल्स को लैंड पे रहना था तो उतने सॉफ्ट अंडे का डैमेज होने का चांस बढ़ जाता था। तो रेप्टाइल्स में जो अंडे होते हैं उनमें एक इवोल्यूशन आया कि उसके चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एग शेल बनने लगा ताकि अंडे पत्थरों के बीच और गड्ढों में भी सुरक्षित रहे। ऐसे अंडों को कहा जाता है एमनियोटिक एग। रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स में मगरमच्छ, कछुए, गिरगिट, सांप, डायनासोर्स ये सब आते हैं। अब डायनासोर्स का इवोल्यूशन भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। डायनासोर्स के वक्त नेचर पहली बार साइज पे ध्यान दे रहा था, द बिगर द बेटर। अभी तक के लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स में डायनासोर्स का ही एक स्पीशीज आता है जिसका नाम था आर्जेंटिनोसॉरस। इनफैक्ट अब तक का लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल भी रेप्टाइल्स में से ही जिसका नाम था क्वेट्ज़लकोएटलस। इसका विंग स्पैन करीब 10 से 12 मीटर तक का होता था। अब जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसे जीव अगर आज के डेट में हमारे आसमानों में उड़ते तो दुनिया कैसी होती। रेप्टाइल्स में और खासकर डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स में पहली बार इंटेलिजेंस के कुछ ट्रेट्स डेवलप कर रहे थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर या फिर हंटिंग स्ट्रैटेजीज जिनको लगा के वो ग्रुप में शिकार कर सकते थे, या फिर अंडों के तरफ एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर, या फिर पेरेंटल केयर नवजात शिशुओं की तरफ। यही कुछ इंटेलिजेंट ट्रेट्स आज के डेट में हमारे दिमाग में भी आया है। इस चीज को कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे अंदर जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है उस चीज को कंट्रोल करता है। जानवरों में जब एम्फीबियंस और उसके बाद रेप्टाइल्स इवॉल्व कर रहे थे उसी वक्त पेड़ों में बड़े पेड़ भी इवॉल्व कर रहे थे। इनमें सबसे पहले आए जिम्नोस्पर्म्स जिनके पास की सीड हुआ करता था रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि काफी डिफरेंट था फर्न्स के स्पोर फॉर्मेशन वाले रिप्रोडक्शन मेथड से। पर धीरे धीरे पेड़ों को भी महसूस हुआ कि सिर्फ आपके पास बीज होने से ही आपके रिप्रोडक्शन के चांसेस नहीं बढ़ते, उस बीज को दूर दूर तक फैलाना भी जरूरी है। तो जिम्नोस्पर्म्स से धीरे धीरे पेड़ इवॉल्व हुए और आए एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में फूल हुआ करता था और फूलों का इतना ब्राइट कलर होता है कि ये दूर से इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर लेते थे। जब इंसेक्ट्स इन फूलों पे आके बैठते थे तो उनके पैरों के साथ इन फूलों से पोलन ग्रेन्स चिपक जाते थे और यही इंसेक्ट्स जब उड़ के किसी और फूल पे जाके बैठते थे तो वहां पे ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते थे। पोलन ग्रेन्स प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और इनका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी होता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए। तो एंजियोस्पर्म्स के इवोल्यूशन के वक्त ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय इंसेक्ट्स होता था इसे कहा जाता है पॉलिनेशन। आज के डेट में भी तितलियां, मधुमक्खियां फूलों पर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए बैठती हैं। तितलियों को मीठा नेक्टर मिल जाता है फूल के अंदर से, जो जूस होता है फूल का, और प्लांट्स को फायदा हो जाता है कि उनका पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। और यही फूल बाद में जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फूल सूख के गिर जाता है और वहां पे बनता है फल। फलों का भी कलर पत्तों के हरे रंग से बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि फलों का पर्पस है किसी जानवर को अट्रैक्ट करना ताकि जब वो फल खाए तो वो बीज उस जानवर के थ्रू बड़े पेड़ से दूर कहीं जाके गिरे ताकि वहां पे एक नया बड़ा पेड़ उग सके। तो इस तरह से प्लांट्स का भी इवोल्यूशन साइड बाय साइड हो रहा था। पूरे प्लेनेट के सरफेस में जंगल ही जंगल फैल चुके थे। तो डायनासोर्स दुनिया में राज कर ही रहे थे, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही हावी हो गए थे वो अपने बड़े साइज के कारण। तो नेचर का काम हमेशा होता है बैलेंस करना और नेचर के कुछ और ही प्लान्स थे। तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको में युकाटान पेनिनसुला में एक बहुत बड़ा मेटियोर स्ट्राइक हुआ। इस मेटियोर का नाम रखा गया चिक्सक्लब इम्पैक्टर। इस मेटियोर का साइज करीब 15 किलोमीटर डायमीटर था और इस मेटियोर के इम्पैक्ट से पूरे दुनिया में बहुत बड़े बड़े सुनामीज आए और भूकंप आया। इन सुनामीज में जंगल के जंगल, पहाड़ के पहाड़ मिट्टी और कीचड़ के अंदर समा गए। इस मेटियोर स्ट्राइक का इम्पैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी में यूज किए गए एटम बॉम्ब्स के करीब 600 करोड़ गुना ज्यादा था। हिरोशिमा नागासाकी में करीब 2.5 लाख लोग
लोग मारे गए थे एटम बॉम्ब के कारण। एटम बॉम्ब के हीट से वो इवेपोरेट हो गए थे। अब आप सोचो, हिरोशिमा नागासाकी से 600 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज होता है आज के डेट पे, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। इसी दौरान इंडिया में महाराष्ट्र वाले एरिया में एक विशालकाय वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिससे कि डेक्कन ट्रैप बना। इस वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड निकला, जो कि बादलों में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करने लगा और चारों तरफ एसिड रेन स्टार्ट हो गया। इस एसिड रेन से पूरा समंदर एसिडिक होने लगा एंड करोड़ों जीव जंतु मरने लगे। चिक्स क्लब इंपैक्टर और डेक्कन ट्रैप का वॉल्केनिक इरप्शन से जो धूल एटमॉस्फेयर में उड़ा, वो इतना ज्यादा मात्रा में था कि कुछ सालों के लिए अर्थ के सरफेस में धूप आना ही बंद हो गया। अब सनलाइट के ब्लॉक होने से सबसे पहले तो प्लांट्स मरने शुरू हुए पूरे पृथ्वी पे, और टेम्परेचर्स भी बहुत ज्यादा कम होने लगे। तो ऐसे शुरू हुआ आइस एज। अब इस अंधेरे में, जहाँ की खाने के लिए कोई पेड़ पौधा भी नहीं बचा और चारों तरफ ठंड से सब कुछ जम चुका है, ऐसे वातावरण में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो वातावरण के हिसाब से ऊपर या नीचे होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। वो हमारी तरह अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बाहर ठंड तो उनका खून भी ठंडा हो जाता है, बाहर गर्मी तो उनका खून भी गर्म हो जाता है। अब बाहर जब सब कुछ जमने लगा तो ऑब्वियसली रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर का खून भी जमने लगा। प्लांट्स के मरने से फूड चेन का प्रोड्यूसर लेवल खत्म हो रहा था धीरे धीरे, जिससे कि हर्बीवोर्स मरने लगे, और हर्बीवोर्स के मरने से फिर जो बड़े कार्निवोर्स थे वो भी मरने लगे। तो फूड चेन भी पूरी तरह डिसरप्ट हो चुका था। तो कुछ ही सालों में ठंड, अंधेरा और भूख से जूझते हुए पूरे दुनिया के करीब 75% लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने दम तोड़ दिया। इस इवेंट को कहा जाता है 5th मास एक्सटिंक्शन। इससे पहले भी कुछ मास एक्सटिंक्शंस हुए थे, जब बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे एक साथ दम तोड़े थे। किसी भी मास एक्सटिंक्शन में करीब 70 से 80% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट्स ऐसे बोलते हैं कि 6th मास एक्सटिंक्शन शुरू हो चुका है एंड वी आर करेंटली लिविंग इन इट। बस फर्क ये है कि अभी ये जानवरों में और पेड़ पौधों में शुरू हुआ है। इंसानों तक इसकी आंच पहुंच तो रही है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगले कुछ सालों में मुझे पूरा विश्वास है हम समझने लगेंगे मास एक्सटिंक्शन क्या होता है। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब प्रकृति को महसूस हुआ कि ठंड से बचाने के लिए जानवरों में कुछ डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसी दौरान फ्लाइंग डायनासोर्स, जिनको कि आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता था, उनसे बर्ड्स इवॉल्व हुए। बर्ड्स में फेदर हुआ करता था। फेदर्स के बीच में हवा ट्रैप हो जाता है एंड एयर बीइंग एन इंसुलेटर ऑफ हीट, ये बॉडी हीट को बाहर एनवायरमेंट में जाने से रोकता है। तो इससे जानवर अपने बॉडी हीट को अपने ही बॉडी में ट्रैप करके अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। इनके हार्ट के डिजाइन में भी थोड़ा चेंज हुआ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि बॉडी में हीट बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बने बर्ड्स जो कि वार्म ब्लडेड थे। ये अपना बॉडी टेम्परेचर 37 पे मेंटेन कर पाते थे। और आप एक बर्ड को बारीकी से देखेंगे तो आपको बर्ड के स्ट्रक्चर में और डायनासोर्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी नजर आएगा। रेप्टाइल से बर्ड के अलावा एक और तरह के ऑर्गेनिजम्स डेवलप किए जिन्हें की मैमल्स कहा जाता था। इनके पास पंख तो नहीं होता था, बट बॉडी हेयर हुआ करता था। त्वचा पे छोटे 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 बाल हुए करते थे। बालों का काम भी सेम ही होता है, वो हवा को ट्रैप करके रखते हैं बॉडी के पास ताकि बॉडी का हीट बाहर ना निकल सके। तो मैमल्स भी वार्म ब्लडेड थे। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ और भी चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर भ्रूण या फिर फीटस अंडे के अंदर नहीं बल्कि माँ के कोख के अंदर डेवलप हुआ करता था। इस भ्रूण को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्लासेंटा के नाम से जाना जाने वाला एक पाइप के थ्रू होता था। ये पाइप माँ के बॉडी को भ्रूण से कनेक्ट करता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन डिलीवर करता है। तो इससे जो भ्रूण था वो ज्यादा लंबे टाइम तक माँ के बॉडी के अंदर रह पाता था और सुरक्षित और पोषित रह पाता था। इन मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स भी इवॉल्व किए जो कि दूध प्रोड्यूस कर पाता था। तो इनके बच्चे माँ के दूध पे डिपेंडेंट होते थे और इस बिहेवियर के कारण बच्चों का सर्वाइवल चांसेस भी बेटर होता है। क्योंकि सर्वाइवल चांसेस बेटर थे तो इनमें बच्चे कम पैदा होने लगे एज कंपेयर टू फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। उनमें सर्वाइवल चांसेस काफी कम होते हैं तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनमें से शायद कुछ बच जाते हैं जो एडल्ट बन पाते हैं। इनके ब्रेन में भी एक स्पेशल रीजन इवॉल्व हुआ जिसको कि कॉर्टेक्स बोला जाता है। इस कॉर्टेक्स के वजह से मैमल्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। इनका दिमाग किसी चीज को बेहतर तरीके से सोच समझकर उस चीज को सीखने में सक्षम था। इनके मसल्स में भी और ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल हुआ करता था। हम सब मैमल्स के ही उदाहरण हैं। बिल्ली, शेर, भालू, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, बंदर, डॉल्फिन्स, ब्लू व्हेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा।
इन्हीं जानवरों में बंदरों में इंटेलिजेंस का ट्रेट सबसे ज्यादा दिखने लगा। ये अपने आप को पेड़ों में सुरक्षित रखने के लिए इवॉल्व हो रहे थे। पेड़ों में एक डाल से दूसरे डाल में कूदने के लिए इनके हाथ और पैर दोनों इवॉल्व होने लगे और इसी के साथ उनका विजन भी इवॉल्व होने लगा। बाकी मैमल्स में आपको मैमल्स के आंख शरीर के दो साइड में दिखता है, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, बट बंदरों में ये दोनों आंख साइड से हट के सामने आ गए। दोनों आंखों के सामने आने से इनके विजन में डेप्थ परसेप्शन ज्यादा बेटर होने लगा। दो डाल देख के ये समझ जाते हैं कौन सा डाल पास है और कौन सा डाल दूर है, और पास है तो कितना पास है और दूर है तो कितना दूर है, क्योंकि इनको डाल से डाल छलांग लगानी होती है। इस चीज को कहा जाता है बाइनोक्यूलर विजन। ये हमारे ब्रेन में किसी भी एनवायरनमेंट का 3D परसेप्शन बनाता है। बंदरों में रीढ़ के हड्डी के आसपास के मसल्स भी ज्यादा डेवलप हुए, जिस कारण से वो काफी आसानी से दो पैरों पे चल लेते हैं। इस चीज को कहा जाता है बाइपेडलिज्म। बाइपेडलिज्म से बंदरों के सामने के दो हाथ फ्री हो गए। अब उन्हें चलने के लिए 4 पैरों की जरूरत नहीं, 2 पैर ही काफी थे। तो सामने के हाथ जब फ्री हो गए तो बंदर के दिमाग में आने लगा खुराफाती, अब इन फ्री हाथों का कैसे यूज करें, और इसी तरह बने हमारे पूर्वज द ग्रेट एप्स। ग्रेट एप्स से आगे इंसान बनने के जर्नी को हम धीरे धीरे मजे लेते हुए समझेंगे आगे के वीडियोस में, क्योंकि इस जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो हमें डिफाइन करती है, और इसी के साथ हमारे शरीर में भी एक अंग ऐसा इवॉल्व हुआ जो कि हमें इस विश्व का सबसे खतरनाक जीव बना देता है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अब इन 450 करोड़ सालों की कहानी को जानने के बाद समय है कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का, और उन 4 सवालों का जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। पहला सवाल था, लाइफ का मीनिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस, लाइफ इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हो रहे हैं एक झोले के अंदर। ये झोला सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता है, ये एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, और एनवायरमेंटल चेंजेस के अनुकूल ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को अडेप्ट करता रहता है ताकि ये कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहे और ये झोला सेल्फ सस्टेनिंग बना रहे अंटिल ऑब्वियसली ऑल द केमिकल्स आर रिसाइकल्ड बाय डेथ। बट सवाल ये है कि बचपन से हमारा जो मेंटल कंडीशनिंग होता है और हमारे मन में जो सोच डाली जाती है कि हम इंसान भगवान के स्पेशल पसंदीदा बच्चे हैं, तो इस तरह से कंडीशनड हमारा ब्रेन क्या इस सिंपल से डेफिनेशन को कभी एक्सेप्ट कर पाएगा, या फिर हमको हमेशा रिलीजियस टीचिंग्स और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के नमक मसाले की जरूरत पड़ेगी इस बेस्वाद सत्य को निगलने के लिए? अगला क्वेश्चन था कि लाइफ का पर्पस क्या है? तो सभी प्राणी अपने पूर्वजों से इवॉल्व किए हैं फॉर बेटर अडेप्टेशन एंड बेटर सर्वाइवल, और करेंटली भी हर ऑर्गेनिज्म और ज्यादा इवॉल्व कर रहा है फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द फ्यूचर। और सर्वाइवल होता है जेनेटिक वेरिएशन से, और जेनेटिक वेरिएशन पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू रिप्रोडक्शन। तो साइंटिफिकली लाइफ का पर्पस सिर्फ 4 शब्दों में पूरा हो जाता है, इवॉल्व, अडेप्ट, रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या धर्म अधर्म, सत्य मिथ्या, देव असुर, सफेद काला, सुख दुख, स्वर्ग नर्क, जन्नत जहन्नुम, पैसा पावर, इमोशंस कंट्रोल या केओस, सही गलत, कॉन्शियसनेस, क्या ये सब कुछ बस सर्वाइवल के लिए होने वाले कुछ साइकोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं? इसके बाद तीसरा सवाल था कि लाइफ का वर्थ क्या है? इस 450 करोड़ साल के कहानी में मेरा और आपका वर्थ क्या है? तो साइंटिफिकली स्पीकिंग मेरा या आपका वर्थ सिर्फ और सिर्फ ये कुछ 70-80 किलो का हार्ड मास है जो कि 70-80 सालों तक हिलता डुलता रहता है। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहो या ना रहो, लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ चलता रहेगा। बस इन 70-80 किलो हार्ड मास में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, जो हमारे मस्तिष्क में पूरा गेम रचते हैं, हमारे इमोशंस को और सोच को बनाते हैं। तो इसके अलावा जिन संख्याओं का हमको गर्व होता है, संख्याएं कुछ भी हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस हो सकता है, आपके मेडल्स हो सकते हैं, आपके डिग्रीज हो सकते हैं, आपने कितने लोगों की लाइफ सुधारी या बिगाड़ी वो हो सकता है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं वो हो सकता है, आपके मटेरियलिस्टिक पोजीशंस, आपका कितना बड़ा घर है, कितने घर हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं वो हो सकता है। पर साइंटिफिकली इन संख्याओं के कारण बना जो गर्व है हमारे मन में, क्या उस गर्व का कोई वर्थ है? क्या उस प्राइड का कोई वर्थ है? और लास्ट क्वेश्चन था, क्यों कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं? तो इन 450
400 करोड़ सालों की कहानी को जानने के बाद, अपनी कहानी को जानने के बाद, अपने सृष्टि की कहानी को जानने के बाद, अपने अस्तित्व की कहानी को जानने के बाद, क्या आपको अपने मन के किसी कोने में ऐसा फील नहीं होता है कि शायद लाइफ एक मिरेकल है, एक चमत्कार है? दूर दूर तक अंतरिक्ष में अभी भी ऐसे परफेक्ट कंडीशंस किसी प्लैनेट पे साइंटिस्ट को नहीं मिल रहा है। मुझे पर्सनली तो लाइफ ऑन अर्थ एक मिरेकल से कम नहीं लगता। तो फिर कुछ मार्क्स के लिए, कुछ रैंक्स के लिए, किसी एग्जाम के रिजल्ट के लिए, प्यार में किए गए कुछ तुच्छ वादों के लिए, कुछ कागज के टुकड़ों का लेन देन के लिए, थोड़ा बहुत लेना देना उधार के लिए, घुमा फिरा के कुछ संख्याओं के लिए, कुछ अनजान, कुछ तुच्छ लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस डर से अपने इस मिरेकल को, अपने ही इस लाइफ को खुद ही खत्म कर देना, क्या ये बेवकूफी है या फिर ऐसी भी कोई मजबूरी हो सकती है कि कोई इंसान इतना मजबूर हो जाए कि इस चमत्कार को वो खुद ही अपने हाथों से खत्म कर दे? मृत्यु के बाद हमारे जो एटम्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से 5 तत्वों में, वो एटम्स को वापस जुड़ के इस फॉर्म में आने के लिए कितना ज्यादा मिरेकल होना पड़ेगा, कितना लंबा टाइम लग सकता है, ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो फिर ये सोच कि इस लाइफ को मैं खत्म कर लेता हूं ताकि अगले जन्म में मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा और ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, क्या ये सोच बहुत ही ज्यादा बचकानी नहीं है? ऐसी भी क्या मजबूरी आती है किसी को कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है कुछ फैक्टर्स के कारण? या फिर वाकई में लाइफ की वैल्यू इतनी सस्ती हो गई है क्योंकि ये लाइफ सिर्फ मेरे पास नहीं है, इस दुनिया के 800 करोड़ और इंसानों के पास भी है? क्या ज्यादा प्राणियों के पास लाइफ होने के कारण लाइफ का वैल्यू गिर सकता है, वो भी इस हद तक कि कोई आत्महत्या कर ले? फ्रैंकली स्पीकिंग, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं है। बट ऑब्वियसली पहले के 3 जो आंसर्स थे, दोज वेर ऑल व्हाट साइंस सेज अबाउट लाइफ। बट ह्यूमन ब्रेन को आदत नहीं होता है किसी चीज को सिंपल वर्ड्स में बोरिंग तरीके से एक्सेप्ट करना। हमें चाहिए हर चीज इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिर फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस लीडर्स आते ही हैं। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में घूमते रहते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया, एक मशरूम, एक मछली और एक इंसान के लाइफ का मीनिंग कितना सिमिलर है या फिर कितना डिफरेंट है, और इन सिमिलैरिटीज में या फिर डिफरेंसेस में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है? दूसरा सवाल जो मेरे मन में आता है कि सोल या आत्मा क्या चीज होता है? क्या हर बॉडी में अलग सोल रहता है, अलग आत्मा रहती है जैसे रिलीजन्स में कहा जाता है, या फिर सोल हम एक अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मैटर, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स को कहेंगे जो कि लिविंग वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली होता रहता है? जैसे कि आप कोई सब्जी खा रहे हो तो प्लांट का सोल आपके अंदर जा रहा है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो उस साउंड एनर्जी के माध्यम से आपका सोल आपके दोस्त के अंदर जा रहा है। आपके मृत्यु के बाद पानी में बहाए गए अस्थियों को जब मछली खा रहा है तो आपका सोल मछली के अंदर चला जा रहा है, या फिर जमीन में दफनाने के बाद जो वर्म्स आपके बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं तो आपका सोल उन अर्थवर्म्स के बॉडी में चला जा रहा है, उन बैक्टीरिया के अंदर चले जा रहे हैं जो सॉइल को उपज बनाते हैं। साइंटिफिकली तो मुझे सोल का डेफिनेशन ऐसा ही कुछ लगता है। मेरे मन में एक और सवाल ये भी आता है कि अगर किसी शक्ति ने हमको इतने प्यार से, इतने बारीकी से, इतने करोड़ों सालों के मेहनत के बाद बनाया है, तो फिर हमारे मृत्यु के बाद वो हमें सफर क्यों कराएगा? तेल में डीप फ्राई क्यों करेगा हमको? आग पे रोस्ट क्यों करेगा हमको? कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है क्या, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा पाप कर दे? तो क्यों हमें डराया जाता है कि नर्क में ऐसा ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ? इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जैसे कि हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ समझा, उस वॉल्केनिक आइलैंड पे जो बिजली गड़गी थी जिससे अमीनो एसिड्स बने, क्या वो एक रैंडम इवेंट था या फिर उसके पीछे भी कोई अदृश्य शक्ति का हाथ था? मिरेकुलस, इजंट इट? आरएनए और डीएनए के जेनेटिक कोडिंग का कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन कौन कर रहा है? क्या ये कोडर ये अपग्रेडेशन किसी पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड डायरेक्शन में सृष्टि के शिखर पे पहुंचने के लिए द अल्टीमेट इंटेलिजेंट डिजाइन बनाने के लिए कर रहा है, या फिर ये अपग्रेडेशंस बस रैंडमली होते जा रहे हैं? एक और सवाल जो मेरे मन में आता है, नेचर को कोई चीज महसूस कैसे होता है कि मेरे डिजाइन में इस चीज की कमी है तो इस पे काम करते हैं, उस चीज की कमी है तो उस पे काम करते हैं, या फिर मेरे डिजाइन में ये गलती हो गई, इस गलती को सुधारना है, जैसे कि हम इस स्टोरी में सुनते आ रहे हैं। नेचर को महसूस कैसे होता है? क्या नेचर अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक कॉलोनी है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी थे, और हम सब उस कॉलोनी के इंडिविजुअल सेल्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में काम बांट लिए हैं हमने और उस कॉलोनी को चला रहे हैं? क्या नेचर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो एक आखिरी
क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करूंगा। लाइफ इज अ गिफ्ट। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो कभी वो वापस तो नहीं मांगता है, बट लाइफ एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर वापस ले लिया जाता है, ताकि उसी गिफ्ट को एक नए गिफ्ट रैप में पैक करके किसी और ऑर्गेनिज्म को दिया जाए। तो क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ये लाखों करोड़ों जो बायोकेमिकल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, जो सेल्स बना रहे हैं, क्या यही वो गिफ्ट है? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा कर सकता है कि ये गिफ्ट हमारे पास हमेशा के लिए रह जाए? क्या हम कभी भी इमॉर्टल्स बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी? और अगर हम इमॉर्टल्स बन गए तो इसी गिफ्ट को जो नए गिफ्ट रैप में पैक करके एक और ऑर्गेनिज्म को देने का प्लान था नेचर का, उस प्लान का क्या होगा? क्या इमॉर्टलिटी एथिकली सही चीज होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में इन कई सारे क्वेश्चंस के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको इन क्वेश्चंस के बारे में क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। I'll see you in the next video. Until then, bye bye.